हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग जो चर्चा करेंगे झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो सिलेबस है और जो इसका पैटर्न होने वाला है इस बार, उस पर हम लोग विस्तार से आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, झारखंड में जो है इस बार बड़े पैमाने पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी और उससे पहले जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा, जिसके लिए जो भी छात्र अपना पीजी कर चुके हैं वो छात्र असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है आपका एलिजिबल है। अब अगर हम बात करें तो बहुत सारे छात्र इसमें कंफ्यूज हैं, क्योंकि अभी तक देखिएगा तो जेपीएससी जो इसी साल जो है नोटिफिकेशन जारी किया था कि मई जून के लगभग इसका एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन इसमें बहुत सारे नियमावली में परिवर्तन की वजह से इस बार जो है एग्जाम नहीं लिया गया। लेकिन आने वाले कुछ महीनों में जो है एग्जाम जो है इसका जल्द से जल्द जो है कंडक्ट कराया जाएगा। इसके लिए सरकार भी इसमें बहुत सारे कार्य कर चुकी है और हाईकोर्ट ने भी जो है इसके लिए निर्देश दिया है। अगर हम बात करें तो इस बार देखिएगा तो अच्छे खासे इसमें वैकेंसी रहने वाली है और ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जो छात्र शिक्षक बनने की सपना देख रहे हैं और बीएड नहीं किए हैं, तो इसमें सिर्फ जिनका पीजी क्वालिफिकेशन है वो छात्र जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए किसी भी अन्य तरह का नेट जेआरएफ या फिर पीएचडी की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बहुत सारे छात्र इसमें कंफ्यूज हैं, हम तो पीजी क्वालिफाई हैं, तो जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति होने से पहले, जो कि जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लिया जाएगा, तो इसका एग्जाम किस आधार पर होगा, इसमें कौन कौन से पेपर होंगे और हर एक पेपर में जो सिलेबस होगा, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, उसको हम लोग आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो आपका कंफ्यूजन दूर करेगा। और जो भी छात्र आने वाले झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्द से जल्द जो है बैचेस जो है ज्वाइन कर लीजिए। अभी नया बैच ज्वाइन करते हैं, अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें कि आपको लाइव रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट, हर चीजें हमारे ऐप पर उपलब्ध होगा। ये कंप्लीट कोर्स होगा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। और अभी ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको 50% डिस्काउंट है। ज्वाइन करने के लिए जो ये हेल्पलाइन नंबर दिया है इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए या फिर ऐप या वेबसाइट के माध्यम से जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सिलेबस और पैटर्न जो जेट है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसका डिस्कस करने से पहले कुछ चीजों के बारे में यहाँ पर एक चीज बहुत सारे जो छात्रों को कंफ्यूज करता है वह है आपका क्वालिफिकेशन कि सर कि इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। पहले के भी वीडियो में हमने बताया था, बहुत सारे न्यूज़पेपर में और अन्य माध्यम से भी बहुत सारे अपडेट आए भी थे। नियमावली भी जो सरकार बनाई है जेपीएससी के जो वेबसाइट पर, वो भी सारी चीजें वही चीज की ओर इशारा करते हैं। जो पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा जेट, और उसके बाद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है नियुक्ति जो है, ये दोनों काम जो है जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा किया जाएगा। जेट के लिए बोल सकते हैं कि जो छात्र एलिजिबल हैं तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो पीजी चाहिए। इस बार जो है 43 विषयों में, अगर इन विषयों में आपने पीजी किया है तो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इस बार जो जेट एग्जाम होगा सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही आपको एलिजिबल नहीं बनाएगा, बल्कि झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, पीएचडी का एडमिशन के लिए वहां पर फॉर्म निकलता है एडमिशन के लिए, तो उसके लिए भी आप इस पात्रता परीक्षा के आधार पर एलिजिबल हो जाएंगे, जैसा कि अभी नेट जेआरएफ के तर्ज पर हो रहा है। क्लियर है? उसी की जैसा इसमें भी, क्योंकि यही नियमावली में बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव किया गया था। इसमें मैक्सिमम एज का कोई प्रावधान नहीं है, आप कोई भी एज के फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम एज जो है 21 ईयर से और पीजी क्वालिफाई है, हर एक छात्र इसमें फॉर्म भर सकता है। बहुत सारे छात्र इसमें जो टेक्निकल कोर्सेज, बहुत सारे छात्र इसमें पूछते हैं बीटेक वगैरह, तो इसके लिए एलिजिबल, क्योंकि वो अंडर ग्रेजुएट जो है प्रोग्राम है। अगर आप इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है वो आपको करना होगा, जो आपके लिए इसको मतलब कि एलिजिबल बनाता है इस फॉर्म को भरने के लिए। क्लियर है? इसके अलावा भी बहुत सारे डिटेल में हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप देखिएगा जो नई नियमावली है, जो कि आप देखिएगा जेपीएससी की वेबसाइट और अन्य जगह पर, रांची यूनिवर्सिटी पर भी आपको मिलेगा, वहां पर देख सकते हैं जो नई नियमावली में इन सारे टर्म्स एंड कंडीशन को, एलिजिबिलिटी को, मैक्सिमम एज के प्रावधानों को, पहले जो एग्जाम हुआ था 2017 में जो जेपीएससी लिया था उसमें भी एज लिमिट वगैरह सारी चीजें बताई गई थी।
उसमें किस आधार पर चयन होगा, किस आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, उसके बारे में भी हमने उसमें सारी चीजों को डिस्कस किया था। आज मुख्य रूप से हम लोग यहाँ पर जो इसका सिलेबस और पैटर्न है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो ये एग्जाम होगा जेट का, जेपीएससी के द्वारा ये एग्जाम लिया जाएगा, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जो एग्जाम होगा एक दिन में एग्जाम होगा, सिंगल एग्जाम होगा, ध्यान रखिएगा, ये 1 डे एग्जाम है और ये सिंगल एग्जाम होगा इसमें। इसके बाद जो है एग्जाम नहीं लिया जाएगा। अगर हम बात करें जो ये एग्जाम होगा, सारे के सारे प्रश्न जो होंगे एमसीक्यूज टाइप के होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें रहेंगे और इसमें टोटल जो है 2 पेपर रहेगा। पेपर 1 जिसमें कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड से मतलब कि जनरल नेचर के जो पेपर होते हैं, सब्जेक्ट हैं, वो आपको पेपर 1 में पढ़ने हैं, जिसका अपना एक स्पेसिफिक सिलेबस होगा जो थोड़ी देर बाद अभी डिस्कस भी करेंगे। इसमें टोटल 50 प्रश्न रहेंगे और हर एक प्रश्न 2 अंकों का, तो टोटल जो है ये 100 अंक, 100 मार्क्स का जो है ये एग्जाम होगा पेपर। अगर हम बात करें पेपर 2, तो जो पेपर 2 होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जैसे कि आप पीजी में जिस सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपने कॉमर्स से अप्लाई किया है तो कॉमर्स के प्रश्न जो है पेपर 2 में सारे के सारे पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स से अप्लाई किए तो इकोनॉमिक्स से सारे प्रश्न, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, होम साइंस, मतलब कि जो भी सब्जेक्ट से आपने पीजी किया हुआ है उस सब्जेक्ट से आपका पेपर 2 में प्रश्न पूछे जाएंगे। फॉर्म भरते वक्त आपको वहां पर इंडिकेट करना है कि पेपर 2 में आपका कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, ये फॉर्म भरते वक्त पूछा जाता है। इससे जो है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक से 200 प्रश्न रहेंगे कि हर एक प्रश्न 2 अंकों का, तो 200 अंकों की ये परीक्षा होगी। तो समझिए कि दोनों पेपर मिलाकर 150 प्रश्न रहेंगे और हर एक प्रश्न जो है 2 अंकों का, मतलब कि टोटल जो है 300 मार्क्स का जो है ये पेपर, मतलब कि ये एग्जाम होगा। मेरिट जो बनेगा यही 300 अंक पर बनेगा कि 300 अंक में आप कितना अंक लाए हैं, उसी के आधार पर जो है कट ऑफ जो है इसका तैयार होता है, जो एग्जाम जो है लिया जाएगा। आप क्वालिफाई करेंगे या डिस्क्वालीफाई, यही 300 मार्क्स जो है तय करेगा। ध्यान रखिएगा इसमें बहुत सारे छात्र कंफ्यूज करते हैं, जैसे कि टीचर्स एग्जाम में, पीजीटी, टीजीटी में, झारखंड में देखिएगा तो पेपर 1 क्वालिफाइंग होता है, तो बहुत सारे छात्र का हम ये देखते हैं वो चीज के रिगार्डिंग कंफ्यूज करते हैं। बहुत सारे मैचेस भी किए हैं, पहले के भी हमने कमेंट बॉक्स में ये देखा है, तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। पेपर 1 यहाँ पर क्वालिफाइंग पेपर नहीं है। क्वालिफाइंग पेपर का मतलब कि उस पेपर के अंक फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए नहीं जोड़े जाते हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं है। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो है, झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए पेपर 1 क्वालिफाइंग नहीं होगा, कंपलसरी पेपर है। इसमें मतलब कि दोनों पेपर के अंक को जोड़कर जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो है जारी किया जाता है। अब इसमें देखिएगा तो जो पेपर 1 का जो सिलेबस है, एक स्पेसिफिक सिलेबस होता है जो यूजीसी के जो नॉर्म से या फिर यूजीसी के द्वारा जो जारी किया गया है, जैसे कि नेट के लिए जारी किया गया है, सेट के लिए जारी किया गया है, वही एप्लीकेबल होता है। ऐसे थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं इसमें, लेकिन जब जेपीएससी डिटेल में एडवर्टाइजमेंट जारी करेगी तो वो चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाता है। लेकिन अधिकतर चीजें जो है आपको वही पढ़ना होता है जो नेट सेट में पढ़ने होते हैं, जो यूजीसी के द्वारा यूजीसी की वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। उसी तरह पेपर 2 के लिए भी नेट सेट के लिए जो सिलेबस यूजीसी ने तय किया है उसी के अकॉर्डिंग जो है पेपर 2 के सिलेबस रहते हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट है यूजीसी की वेबसाइट पर जाइएगा, वहां पर आपको हर एक सिलेबस मिलेगा। ऐसे देखिएगा तो हर एक 43 सब्जेक्ट है। अब इसमें कौन सब्जेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा तो वो तो आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मेजर सब्जेक्ट सारे इसमें जो जनरल कोर्सेज है वो सारे इसमें रहते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा के भी बहुत सारे, जैसे कि नागपुरी, खोटा, बहुत सारे ट्राइबल और रीजनल लैंग्वेज वगैरह इसमें जो है शामिल किए जाते हैं, जिसका स्पेसिफिक सिलेबस जो है जेपीएससी उसको जारी करता है। क्लियर है? तो इसीलिए हमने बोला कि यहाँ पर थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज हो सकता है, लेकिन मेजर चीजें यही पढ़ने हैं। पेपर 1 में सब जो होगा सभी छात्र के लिए कॉमन रहेगा, क्योंकि ये जनरल पेपर है। तो आपका पेपर 2 कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट के लिए आपने जेट एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, पेपर 1 सभी छात्र के लिए कॉमन रहता है। तो जो पेपर 1 का सिलेबस होगा सभी छात्र के लिए होगा। तो आज की इस वीडियो में उसी को हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि पेपर 1 में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। पेपर 2 का हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से, जैसे कि अभी देखिएगा कुछ के सब्जेक्ट उपलब्ध करा चुके हैं,
कॉमर्स, इकोनॉमिक्स वगैरह के उपलब्ध करा चुके हैं। बाकी के भी अन्य टीचर आपको अलग अलग सब्जेक्ट के जो है डिटेल में सिलेबस उपलब्ध कराएंगे। अब यहाँ पर पेपर 1 में जो टॉपिक हम लोग को पढ़ने, क्योंकि पेपर 1 आप देखिए 100 अंक का होगा, तो इसलिए एक अच्छा वेटेज रखता है। तो पेपर 1 का जो सिलेबस है उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिलेबस रहेगा। इसका पीडीएफ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्वरूप एकेडमी, उस पर उपलब्ध करा देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप ऐप के माध्यम से, या फिर जो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर भी उपलब्ध रहता है, वहां पर आप देख सकते हैं, या यूजीसी के वेबसाइट पर ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। आप यहाँ पर देखिएगा तो जो इसका सिलेबस तैयार किया गया है, इसमें जो है टोटल 10 यूनिट है, 10 बोल सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में उसको बनाया गया है। ऐसे देखिएगा तो 10 यूनिट बनाया गया है, तो 10 ही सब्जेक्ट इसमें नहीं है, एक यूनिट में हो सकता है कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो, इसीलिए यहां पर लेकिन 10 यूनिट बनाया गया है। और इसमें नियम भी है कि जो 10 यूनिट बनाया गया है पेपर 1 के लिए, जो जेट एग्जाम के लिए जो पेपर 1 है, पेपर 1 इसमें आपका 10 यूनिट रहेगा। और इसमें नियम भी है, जैसा कि हमने बताया कि पेपर 1 में टोटल 50 प्रश्न रहेंगे, तो इसमें 10 यूनिट जो बनाए गए उसमें से हर एक यूनिट में नियम है कि हर एक से 5 प्रश्न, मतलब 50 प्रश्न रहेंगे। तो मतलब कि ये तो क्लियर हो गया कि 10 यूनिट में हर एक से 5 प्रश्न, मतलब कि हर यूनिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब कौन कौन सा ये यूनिट है, तो सबसे पहला है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें कि यहां पर आप टीचिंग से रिलेटेड टॉपिक्स जो है यहां पर पढ़ रहे हैं आपको। दूसरा जो है रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसमें कि रिसर्च, उसका मीनिंग, टाइप्स, मेथड्स, स्टेप्स, थीसिस एंड आर्टिकल, एप्लीकेशन इन आईसीटी और रिसर्च एथिक्स, ये सब टॉपिक इसके। उसी तरह यहां पर देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग जो कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव्स हैं और भी अन्य सब टॉपिक है इसमें पढ़ने हैं। लर्नर्स, फिर कैरेक्टरिस्टिक, फिर उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर्स, लर्नर और अन्य। इसके अलावा मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जिसमें ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड जो है उनके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा इवेल्युएशन सिस्टम जो है इन सभी को पढ़ना है। इसका सिलेबस देखिएगा हिंदी में आपको यहां पर मिलेगा। आपको सबसे पहले देखिएगा तो यहां पर पहला जो टीचिंग एप्टीट्यूड था उसमें, जिसको हिंदी में शिक्षण अभिवृत्ति कहा जाता है, शिक्षण, इसके अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव वगैरह सब इसको पढ़ने हैं। फिर आपका शिक्षार्थी की विशेषताएं, शिक्षण प्रभाव, तत्व, इसके अलावा उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की जो पद्धति है, मेथड जो है वो, इसके अलावा शिक्षण सहायक प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली, इन सभी को पढ़ना है। उसी तरह रिसर्च एप्टीट्यूड में, जिसको हिंदी में शोध अभिवृत्ति कहते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं शोध का अर्थ, शोध पत्तियां, शोध के चरण, शोध प्रबंध और आलेख लेखन, फिर शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग और शोध नैतिकता, जो हिंदी में यहाँ पर बताया गया है। आप जो भी जिस आधार पर आप पढ़ना चाहते हैं हिंदी और इंग्लिश में, आप उसके अनुसार रख सकते हैं। दूसरा जो इसमें टॉपिक है वो है आपका बोध, मतलब कंप्रीहेंशन। इसमें एक या दो पैसेज रहेगा, जनरली एक ही रहता है आपका, उसको पढ़ के आपको उत्तर देना पड़ता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा तो आपको प्रैक्टिस करने हैं, चाहे आप हिंदी में कीजिए चाहे इंग्लिश में कीजिए। ये सब तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ये यूनिट 3 भी बहुत सारे छात्र इसमें बोलते हैं सर कि क्या इंग्लिश में ही रहेगा या फिर हिंदी में रहेगा, तो ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। पैसेज भी रहेगा, गद्यांश हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। जो आपको समझ में ज्यादा आता है उसके अनुसार आप उसको सॉल्व कीजिए। इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही आपके लिए, मतलब कि इसमें 5 में 5 अंक लाने की जो है प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। उसके बाद देखिएगा तो जो चौथा यूनिट है ये भी आपका एक शॉर्ट टॉपिक है, मतलब कि इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, कम पढ़ के आप 5 प्रश्न इसमें सही उत्तर कर सकते हैं। इसमें क्या है आपका कम्युनिकेशन, संप्रेषण हिंदी में इसको कहते हैं। इसमें देखिएगा तो कम्युनिकेशन का अर्थ जो क्या है, संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और विलक्षण, प्रभावी संप्रेषण, फिर प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, जन मीडिया, समाज वगैरह। उसी के आधार पर यहाँ पर इंग्लिश में भी इसका सिलेबस दिया है, कम्युनिकेशन का मीनिंग वगैरह, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बैरियर्स, मास मीडिया इन सोसाइटी। जिसमें 5वां जो यूनिट है वह आपका मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, और 6ठा यूनिट जो है आपका लॉजिकल रीजनिंग। आप बोल सकते हैं कि रीजनिंग से अच्छे खासे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, मतलब यूनिट 5 और यूनिट 6, मतलब 5 + 5 10 प्रश्न जो है आपका रीजनिंग को यहाँ पर स्थान दिया गया है। इससे अच्छे खासे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे।
ध्यान रखिएगा जो यूनिट 5 और यूनिट 6 में अलग अलग टॉपिक के, जैसे रीजनिंग का टाइप्स, नंबर सीरीज, लेटर वगैरह, कोड वगैरह, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में देखिएगा इसमें मैथ्स के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि इसमें हायर मैथमेटिक्स नहीं है, इसमें सिंपल जो जनरल मैथमेटिक्स जैसे फ्रैक्शंस के बारे में, डिस्काउंट के बारे में, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, मतलब कि जनरल जो यूज आ सकते हैं पढ़ाने में भी या फिर कुछ में भी, तो वो सब टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। फिर लॉजिकल रीजनिंग में देखिएगा तो आपका जो सिग्निफिकेंस है, जो अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट्स वगैरह, आर्गुमेंट वगैरह के बारे में, फिर आपका इवैल्यूएशन एंड डिस्टिंक्शन, फिर एनालॉजी, फिर वेन डायग्राम जो है सिंपल जो एप्लीकेशन इसका उसके बारे में। और एक देखिएगा यहाँ पर ये अलग आपको पढ़ना पड़ता है, ये रिसेंट सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया था जब सीबीएसई, आपको पता होगा कि अभी जो एग्जाम लिया जाता है नेट का वो एनटीए के द्वारा लिया जाता है, इससे पहले जो है सीबीएसई एग्जाम लेता था। तो सीबीएसई जब एग्जाम होता था उससे पहले ये सब टॉपिक कुछ नहीं पढ़ने रहते थे। नया सिलेबस जो है यूजीसी जारी किया जब एनटीए ने, जून करीब 2019 से जो है ये लागू हुआ था। तो ये सब कुछ इंट्रोड्यूस किए गए थे जो रिसेंट ट्रेंड पे है आपका मॉडर्न एजुकेशन में। तो प्रनाम्स वगैरह जिसमें प्रत्यक्षा, परसेप्शन वगैरह, इन्फ्रेंस वगैरह, कंपैरिजन जिसमें कि उपमाना और शब्द जो वर्बल टेस्टिमोनी है उन सब के बारे में। फिर स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान, इन्फ्रेंस वगैरह, व्याप्ति और अतवाभ्यास, इन सबको जो है हम लोग को पढ़ने हैं। उसके बाद देखिएगा तो अगला जो इसमें यूनिट है वो है आपका डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन से। वही इसमें मुख्य रूप से एस्थेटिक्स के पार्ट, जैसे कि आपका डीआई जो हम लोग पढ़ते हैं, मीन, मोड, मीडियम। फिर आपका सोर्सेज जो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा वगैरह, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव डाटा। फिर जनरल रिप्रेजेंटेशन जो है, ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट वगैरह, मैपिंग, उन सभी के बारे में। फिर आपका डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा एंड गवर्नेंस, इन सभी को पढ़ने हैं जो आपके लिए मतलब कि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बोल सकते हैं, स्कोरिंग टॉपिक के रूप में ये है। इसमें भी आप 5 में 5 जो है बहुत सारे छात्र जो इसमें सही कर लेते हैं, आप भी इसमें अच्छे खासे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो 8वां टॉपिक है इसमें आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो आईसीटी है। आईसीटी क्या देखिएगा, जब यूनिट 1 और यूनिट 2 डिस्कस कर रहे थे उसमें भी आईसीटी का एप्लीकेशन था। आज जो एडवांस, आज जो मॉडर्न एजुकेशन है, बहुत सारे जो है कंप्यूटर बेस्ड, इंटरनेट बेस्ड जो है आपका हम लोग एजुकेशन जो है ग्रहण कर रहे हैं। तो आखिर इसका एप्लीकेशंस क्या है, यूसेज क्या है, इसका मीनिंग क्या है, उन सभी चीजों को जानना एक हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के लिए, जो कैंडिडेट है उनके लिए जानना जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर ये टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है। इसमें जनरली कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड जो एरिया है, उन सब के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। क्लियर? वही चीज यहाँ पर देखिए, एब्रिविएशन वगैरह, इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंस, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, जो भी है सभी को पढ़ना है। इसके अलावा आईसीटी एंड गवर्नेंस। यूनिट जो 9 है यहाँ पर देखिएगा तो ये एक अभ्यर्थी को पर्यावरण के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, फिर इसके अलावा इसमें इन्वायरमेंट के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, ये सब जानने के लिए ये टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें देखिएगा वही आपका डेवलपमेंट इन एंड इन्वायरमेंट, मिलेनियर डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट, इंटरफेक्शन जो है आपका, फिर इन्वायरमेंटल इश्यूज, लोकल, रीजनल, ग्लोबल, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वेस्ट वगैरह, इन सब के बारे में। क्लाइमेट जो चेंज है और उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायमेंशन के रिलेटेड, उन सभी के बारे में। फिर आपका मानव जो शरीर है, ह्यूमन हेल्थ है, उस पर जो पॉल्यूटेंट का जो इंपैक्ट है, उन सब के बारे में पढ़ना है। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज जैसे सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट वगैरह के बारे में। नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर। इसके अलावा इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्शन एक्ट है। फिर आपका इसके अलावा बहुत सारे एग्रीमेंट और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी कॉन्फ्रेंस है, जो मेजर वर्ल्ड वाइड या फिर इंडिया में जो होने वाले एक्शन प्लान है, उन सबको इसमें कुछ का स्पेसिफिक नाम दिया गया है, जैसे पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोरल जो अलायंस है, रियो समिट, कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, इन सब के बारे में मेजर जो है टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं। ये यूनिट 9 है। इसका हिंदी में भी सिलेबस थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे, पहले एक इसको देख लेते हैं।
उसके बाद जो लास्ट जो इसमें यूनिट है हायर एजुकेशन सिस्टम, मतलब कि भारत में प्राचीन काल से लेकर अब तक जो एजुकेशन सिस्टम में जो पद्धति थी, जैसे कि प्राचीन काल में जो गुरुकुल पद्धति थी, गुरुकुल परंपरा वैदिक जो सिस्टम था, उस समय क्या एजुकेशन की स्थिति थी, महिला पुरुष वगैरह क्या उसमें रोल था, उन सब के मतलब कि तब से लेकर अभी वर्तमान में जो मॉडर्न एजुकेशन हम लोग देख रहे हैं, उन सब के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग को पढ़ना है। वही चीज है, पहला आपका एंशिएंट इंडिया में इवेल्युएशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ओरिएंटल कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया, प्रोफेशनल टेक्निकल स्किल बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसीज गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो है यूनिट 10 का ये मेजर टॉपिक है जो इसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है। तो यूनिट देखिएगा 1 जो है बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि पढ़ने में बिल्कुल समझ में नहीं आएगा या फिर जो है बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसको सिलेबस को ध्यान में रखते हुए क्रमबद्ध तरीके से डेली बेसिस पर 2 से 3 घंटे भी आप पेपर 1 में या मिनिमम 2 घंटे भी आप देते हैं, तो आपको मतलब कि ये एग्जाम के लिए जितना समय बचा हुआ है आपका अच्छे मार्क्स इसमें प्राप्त हो सकते हैं। 50 प्रश्न में मान के चलिए कि अगर आप डेली 2 से 3 घंटे भी देते हैं तो 30 से 35 प्रश्न मतलब कि करेक्ट करके आइएगा। उससे ज्यादा समय देते हैं तो आप समझिए कि 40 से 45 प्रश्न इसमें आपको कोई भी रोक नहीं सकता है, मतलब कि अच्छे अंक प्राप्त किया जा सकता है कम आपको मेहनत करके। इसमें आप यूनिट 2 में अपना देखिएगा, अपना सब्जेक्ट में जो है उसमें अपना सब्जेक्ट रहता है तो स्कोरिंग सब्जेक्ट वो रहता है, क्योंकि हम लोग जो है इंटर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ते हैं तो उस पर कमांड ज्यादा रहता है, इसलिए ज्यादा सिलेबस होने के बावजूद भी उसमें अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पेपर 1 भी आपको बहुत ज्यादा इस पर टेंशन नहीं लेना है कि नहीं एक पहली बार हम सुन रहे हैं कैसे पढ़ेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनरल टॉपिक ये सारे कोई भी, क्योंकि आजकल देखिएगा तो कंपटीशन चीजों में भी ये सब पढ़ाई होती है, तो आप अच्छे खासे अंक इसमें प्राप्त कर सकते हैं। बस रेगुलर बेसिस पर कंटिन्यूटी बनाकर इसमें पैशंस रखकर आपको बस तैयारी करती रहना है, आपके लिए ज्यादा ये सही रहेगा। इसका देखिएगा तो हिंदी में सारा सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। जो रीजनिंग था यूनिट 5, मैथ्स वगैरह जो है, रीजनिंग वगैरह है, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह है, जिसमें कि प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थपत्ति अनुपपत्ति अनुमान की संरचना वगैरह। फिर यूनिट 7 जो है DI जो था डाटा इंटरप्रिटेशन जो है स्टैटिक्स का पार्ट वगैरह। फिर ICT है आपका सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इंटरनेट वगैरह के बारे में। फिर लोक विकास और पर्यावरण जो यूनिट 9 है, पर्यावरण के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, जो पॉल्यूशन वगैरह है, प्राकृतिक ऊर्जा वगैरह है, जोखिम वगैरह है। फिर कुछ अधिनियम और कुछ प्रोटोकॉल और सबमिट वगैरह जो है नेशनल इंटरनेशनल जो है। फिर उसके बाद जो है 10वां जो टॉपिक है आपका उच्च शिक्षा प्रणाली, जिसमें एजुकेशन के बारे में, हायर एजुकेशन और उसका वर्तमान परिस्थिति और विभिन्न टाइप्स के बारे में जो है इसमें हम लोग को पढ़ने हैं। क्लियर है? तो ये पेपर 1 का जो सिलेबस है सभी पर एप्लीकेबल होगा जो भी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है देना चाहते हैं, जो हमने विस्तार से यहाँ पर चर्चा कर लिया है। क्लियर है यहाँ पर? अब इसमें जो पेपर 2 आपका सिलेबस है, पेपर 2 का सिलेबस जो है सब अभ्यर्थी का, क्योंकि इसमें 43 सब्जेक्ट में इस बार होने वाला है जेट एग्जाम, तो सबके लिए अलग अलग सिलेबस रहेगा। बहुत सारे छात्र जो है क्षेत्रीय भाषा के लिए कंफ्यूजन में है कि सर कि मेरा ये क्षेत्रीय भाषा है, उसका तो सिलेबस यूजीसी के वेबसाइट पर नहीं है, तो फिर हम लोग कैसे तैयारी करेंगे? तो उसके लिए प्रतीक्षा आपको करनी पड़ेगी जेपीएससी का जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएगा। इसके जो है एडवर्टाइजमेंट या फिर नोटिफिकेशन जो है जल्द ही आने की उम्मीद है, जनवरी तक। इसका सिर्फ प्रतीक्षा किया जा रहा है कि जो जेपीएससी के अध्यक्ष है वही अभी निर्धारित, मतलब कि उनका नियुक्ति नहीं हुआ है, इसलिए बहुत सारी चीजें जो है पेंडिंग में है। अभी देखिएगा हाईकोर्ट ने भी खुद कुछ दिन पहले भी हमने वीडियो बनाया था, आपको हमने बताया था कि हाईकोर्ट ने भी इसी वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर में जो डिले हो रहा है इसके लिए हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिया था कि जल्द से जल्द जो है आप नियुक्ति कीजिए अध्यक्ष की, जेपीएससी अध्यक्ष की, और जैसे ही वो होगा सारे ये प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो जाएगी। इसीलिए तैयारी जो है अगर अभी तक प्रारंभ नहीं की है तो जल्द से जल्द प्रारंभ कर लीजिए। यूनिट आपको 1 आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। अगर आपको समय बचत करना है, टू द पॉइंट एग्जामिनेशन ओरिएंटेड तैयारी करनी है, घर बैठे ही क्लासेस, लाइव क्लासेस वगैरह, तो हमारे संस्थान में भी जुड़कर लाइव क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा आपको सारी चीजें आपको यहाँ पर सहयोग और पेपर 2 के रिगार्डिंग भी
पेपर 2 के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के हम अलग अलग वीडियोस आपको उपलब्ध कराए हैं, कुछ सब्जेक्ट के ऑलरेडी उपलब्ध कराए हैं, उसे आप जरूर देखिएगा। तो ये सारी चीजें जो डिस्कस करना था सिलेबस और पैटर्न के बारे में। नोटिफिकेशन उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ तक जैसे ही जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, उम्मीद है कि आएगा जल्दी। तो तैयारी जल्द से जल्द कीजिए, जिससे कि आप एग्जाम में इस बार जो है 2025 बेहतर आपके लिए हो, क्योंकि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है। जो भी आपको एग्जामिनेशन इसके लिए है, पैटर्न है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए 7004579780। कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप पर। पेमेंट कर दीजिए, क्लास आपका इंस्टेंट स्टार्ट हो जाएगा। अभी 50% डिस्काउंट इसमें है, मतलब मिनिमम फीस पर आप तैयारी कर सकते हैं। जो छात्र जैसे कि हर सब्जेक्ट का हमारे यहाँ पेपर 2 का क्लासेस नहीं है, जैसे कि अभी हमारे यहाँ कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, हिंदी लिटरेचर का, ये सब क्लासेस उपलब्ध है पेपर 2 में। जो प्रारंभ भी इस बार नया बैच हुआ है, पेपर 1 के क्लासेस भी साथ में चल रहे हैं। बहुत सारे छात्र सिर्फ पेपर 1 करना चाहते हैं, पेपर 2 अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो पेपर 1 के लिए मात्र जो है उसका तो ऐसे फीस जो है 5000 है, लेकिन अभी ज्वाइन कीजिएगा तो मात्र जो है इसमें 3000 आपको पड़ेगा। डायरेक्ट वेबसाइट से भी या फिर जो मैं नंबर दिया हुआ है उस पर भी आप कॉन्टेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसके लिए जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप समय पर तैयारी कर लें। कोर्स की वैलिडिटी ध्यान रखिएगा 1 ईयर है, लेकिन अगर एग्जाम एक्सटेंड होता है तो उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने तक आपको यहाँ पर हेल्प किया जाएगा। सारे फैसिलिटी आपको हमारे ऐप पर उपलब्ध होगी। मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।